ओके, अगर मैं कंडीशंस को चेंज करना चाहता हूं, इफ एट ऑल, देन इट शुड बी व्हाट, म्यूचुअल होना चाहिए। सिर्फ एक्स की मर्जी से या वाई की मर्जी से आप लोग कंडीशन चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इज इट फाइन? या तो पार्टीज में चेंज करते हैं, ओके, कि पहले एक्स और वाई के बीच में था, अभी एक्स और जेड के बीच में पॉसिबल है, और इट इज बोथ, ओके, तो उसको नोवेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नोवेशन मीन्स समथिंग न्यू इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ओल्ड। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप पार्टीज चेंज कर सकते हो, और पार्टीज चेंज करने का होगा मतलब ये बोथ वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास सिर्फ पहले वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, तो यही चीज अल्टरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको नाम क्या देंगे हम लोग? You are allowed to change, but only the terms and conditions, but not the parties. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? अल्टरेशन। एनी डाउट? हाँ, सर ऑल्टरेशन एक बार फिर से। चलो फिर से। जब आप को अलाउड है, व्हाट इज अलाउड? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल एज चेंज इन पार्टीज, एंड ये दोनों अलाउड है तो बोझ भी अलाउड होगा। देखो, करना नहीं करना वो एक बात है ना, पर अलाउड है। आप सिर्फ चेंज इन कंडीशंस करो या चेंज इन पार्टीज करो, वो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों करना है, पर अगर वो दोनों ऑप्शन ओपन है तो इसको बोलेंगे नोवेशन। ये दोनों ऑप्शन ओपन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ओपन है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकते हो, पार्टीज चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्टरेशन। ऑल्टरेशन। ओके, रेसिजन का मतलब होगा, व्हाट इज अ रेसिजन? कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? ओके, और इसमें कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड और उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इन पिक्चर आने वाला नहीं। हमने म्यूचुअल कंसेंट से बोल दिया कि हमने एक दूसरे को जो प्रॉमिस किया था वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, बात खत्म। ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसल, दैट इज कॉल्ड रेसिजन। ओके, और ये दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होना चाहिए, इट शुड बी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ओनली। और लास्ट वाला है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होगा टू एक्सेप्ट समथिंग लेसर। क्या कहेंगे? रेमिशन का मतलब क्या होगा? टू एक्सेप्ट लेसर देन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। ओके, तो उसको कहा जाएगा रेमिशन। एनी डाउट? नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिजन एंड रेमिशन, बोलो। किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। चलो बढ़ते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल देखो। A owes B ₹1 lakh. A, B and C agree that C will pay B and he will accept ₹1 lakh from C. खाली ये चलेगा ऐसा नहीं है, ओके, सी बी को पे करेगा और बी भी ये पैसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? ए एंड बी। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन बी एंड सी। तो इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये परफॉर्म करना पड़ेगा। पर ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ या नहीं हुआ? दिस इज डन विथ म्यूचुअल कंसेंट। है ना?
कॉन्ट्रैक्ट नया आया कि नहीं आया? Is there a new contract? Yes. Earlier there was a contract between A and B. Now there is a contract between B and C. Okay. तो पार्टी भी नहीं आई और ये म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, then it is called novation. A new contract is substituted for an old contract either between the same parties or different parties. Okay. चलो पॉसिबल है कि ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझो कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाला था, मैंने आपको बोला था कि आपने ये पढ़ा हुआ है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल करते हैं, उसकी जगह नया बिल रिन्यू करने के लिए बोलते हैं, Yes. है ना, विथ चेंज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। कि पहले आपने मुझे 3 महीने का क्रेडिट दिया था पर मैं 3 महीने में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो जैसे ही वो 3 महीने खत्म होने पे आएंगे तो डेटर क्रेडिटर को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे और 2 महीने का टाइम पीरियड दो, मैं आपको 50,000 रुपए एडवांस अभी दे देता हूँ और बाकी की जो भी अमाउंट है उसका आप मेरे ऊपर विथ इंटरेस्ट नया बिल ड्रॉ करो। ओके, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और पार्टीज तो सेम ही रहेंगी, पार्टीज आर सेम। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी ऑल टुगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। There should be altogether new contract in place of old. Just a second. There is some issue. Just a second.
विजिबल है सबको? दिखाई दे रहा है? Yes. sir. Yes, sir. ओके फाइन. नाउ नोवेशन में क्या पढ़ा कि नया कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए इन प्लेस ऑफ ओल्ड. It may be between the same parties or maybe between different parties, and there is a change of terms and conditions. Okay. What is the effect of rescission? Rescission का मतलब क्या सिखाया था? It is a cancellation. Cancellation. Okay. No new contract will come into existence. Okay. So, effect of alteration. Alteration में हम क्या चेंज करेंगे? Only terms and Terms and conditions. पार्टीज को चेंज नहीं करेंगे. As in the case of novation and rescission, so also in the case where the parties to a contract agree to alter it, the original contract is cancelled with the result that it need not be performed. पुराना वाला प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अभी नया वाला. Okay, the terms of contract may be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one. In other words, the distinction between novation and alteration is it's a very thin line difference. Okay, but mostly case में जब parties change नहीं होती है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें भी बहुत माइनर चेंज है तो वो अल्टरेशन होगा. अगर मेजर चेंज है तो वो नोवेशन हो जाए. क्या याद रखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस में देखो, एक तो पार्टीज शुड नॉट चेंज, और दूसरा क्या याद रखेंगे? चेंज इज minor, we can say immaterial. तो वो अल्टरेशन होगा. अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो वो हो जाएगा नोवेशन. ओके, आपको इसका डिफरेंस दिया हुआ है. सर यस, सर वो जो ए और बी का एग्जांपल था ना, कौन सा? वो ए ओज बी ₹1 लाख. हाँ बोलो बोलो. सर तो इसमें बी के लिए ₹1 लाख कंसिडरेशन हुआ. हाँ, तो फिर हमने तो पढ़ा था ना कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन. तो फिर हाँ. उसमें तो किसी का कंसेंट नहीं लेने का था, तो फिर इसमें भी कंसेंट नहीं लिया, तो फिर मतलब कि देखो, नया कॉन्ट्रैक्ट. नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. तुमको पैसा कहां से मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जो पैसा देने वाला हो वो भी तो रेडी होना चाहिए ना. हाँ. देखो, अगर इस केस में बी सी के पास से पेमेंट ले लेता है, ओके, बी फ्रॉम सी, बट इसने ए से पूछा नहीं था कि मैं पैसा लूं या नहीं लूं. उसने सी के पास से पैसा ले लिया और सी ने क्लैरिफाई किया था. सी क्लैरिफाइड दैट आई एम मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए. ओके. फाइन, बट यहाँ पे पे नहीं हो रहा है, वो पे करने का प्रॉमिस दे रहा है. ये देखो, सी विल पे बी. बराबर है.
सी ने ऐसा बोला कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, पर बी, अगर समझो कि मैंने किसी से गुड्स खरीदा, ओके, हाँ तो मुझे गुड्स क्रेडिट पे क्यों दिया था? क्योंकि उसने मेरी गुडविल देखी थी कि नहीं इसका क्रेडिट वर्दीनेस है, इसको गुड्स देने में प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबल है कि ए, मतलब ए की गुडविल पे आपको, आप ए, यू आर ए, तो आपकी गुडविल पे आपको गुड्स मिला था। अब हाँ आप बी को ऐसा बोलते हो कि तुम सी के पास से पैसा ले लो, सी आपको पैसा देने के लिए रेडी है, बट बी मे और मे नॉट ट्रस्ट सी। पॉसिबल हो सकता है ना। बी क्या कहेगा, मैंने तो तुमको देख के गुड्स दिया था, मुझे और किसी के साथ मतलब नहीं है, मैं क्यों सी को पिक्चर में लाऊं, मैं उसको नहीं जानता। तो देयर कैन नॉट बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बी का भी कंसेंट चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? अगर तुम सर, ये तो चाहते हो उसमें भी कि अगर तुम ए को डिसॉल्व कर, एक बोलता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में से निकल जाऊं और सी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो इसके लिए बी की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। सर मतलब कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन में हाँ, अगर वो सी हो पेमेंट सकता नहीं है। करेगा तो हाँ, बी ए पे श्यू करेगा, और इसमें अगर सी पेमेंट नहीं करेगा तो फिर तो बी बी सी सी पे पे से श्यू केस करेगा। करेगा। ओके। यस, ओके। तो मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर ही निकल जाएगा ऐसा। हाँ, यहाँ पे ए पिक्चर में है ही नहीं फिर। ओके, पॉसिबल हो सकता है। चलो एक और चीज कि ए किसी रीजन से बी का पेमेंट अवॉइड करना चाहता है, तो वो स्विफ्टली, मतलब बहुत स्मार्ट मैनर में इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाता है और बी को मना लेता है कि तुम सी के पास से पैसा ले लो, और बी मान भी जाता है। बट सी इज अ डेंजरस पर्सन। ओके, ओके। तो जब भी बी सी के पास पेमेंट लेने गया तो सी ने उसको पैसा तो नहीं दिया, उल्टा धमकी दे दी कि अभी पैसे लेने आएगा तो तुमको कुछ हम कर देंगे या कुछ भी, वॉट एवर, हाँ है ना। तो इट कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे भाई, अब मैंने पहले गुड्स ए को बेचा था, अभी ए को पिक्चर में से निकाल के सी को लेके आओ। बट जिन लोगों के बीच में कंसेंट। contract हुआ था, वो दोनों का कंसेंट तो होना चाहिए ना। ओके। तो वी शुड बी गिवन द लिबर्टी ऑफ चॉइस, मतलब उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो सी के पास से पेमेंट लेना चाहता है या नहीं चाहता। म्यूचुअल कंसेंट तो कंपलसरी। ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको नोवेशन और अल्टरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है, चलो बता देता हूँ क्विकली। इधर है ना, नोवेशन में क्या लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग विद अ न्यू वन, जो मैंने आपको पहले बोला था। इट मे बी मेड बाय चेंजिंग द टर्म्स और चेंजिंग द पार्टीज, बट in case of alteration, the terms of contract may be altered by mutual agreement. The contracting parties to the contract will remain the same. Bill of exchange. Okay. और वही का वही चीज वापस लिखा हुआ है सेकंड में, इसको ऐसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। Promisee may waive or remit performance. ये रेमिट का मतलब हम नॉर्मल रेमिटेंस समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये रेमिटेंस का मतलब क्या बोला था, लेसर एक्सेप्टेंस। मुझे जो पैसा मिलना चाहिए था उससे मैं कम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। ओके, सो एवरी प्रॉमिसी मे डिस्पेंस विथ और रेमिट। डिस्पेंस विथ का मतलब क्या, मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, अब छोड़ दो पैसा। ओके, या तो कोई बात नहीं, कम तो कम, पर जितना आप दे सकते हो उतना भी दे दो, है ना। कुछ भी नहीं मिलने से कुछ मिला वो बराबर है, ऐसा समझ के आपने बोला कि भले आप कम पेमेंट करो, मैं आपको फुल्ली डिस्चार्ज कर देता हूँ लायबिलिटी में से। इसका एग्जांपल देखो, ए ओज बी ₹5 लाख, ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स, ये बहुत जरूरी है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट ₹2 लाख।
तो उसने क्या किया, डिस्पेंस विथ किया कि रेमिट किया? रेमिट। इट इज रेमिटेंस। क्या कहा जाएगा, डिस्पेंस विथ में ए बी को ऐसा कहता, सॉरी बी ए को ऐसा कहता है कि नो रिक्वायरमेंट टू मेक पेमेंट, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, है ना? तुमको पे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुमको फ्री कर देता हूँ, उसको बोलेंगे डिस्पेंस विथ, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज। ओके, रोमन लेटर 3, रिस्टोरेशन ऑफ अ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको फोर्सफुल मैरिज वाला एग्जांपल दिया था, याद हो? कोवर्जन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट Yes. मर्जी नहीं थी, फिर भी शादी हो गई और आपको शादी में बहुत कुछ मिला था। तो अगर आप मैरिज कैंसिल करते हो तो इसके साथ मिलने वाले बेनिफिट भी आपको लौटाने पड़ेंगे। रिस्टोरेशन का मतलब क्या, वो जिसका था उसको वापस दे दो, ठीक है? सो व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अवॉइडेबल है, अवॉइड कर सकते हैं, और उसको हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब दो ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है, या तो हम उसको वैलिड मान के सब कुछ भूल जाएंगे, या तो उसको हम वॉइड कर देंगे। वी हैव बोथ ऑप्शंस, पर हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो टू रिटर्न एवरीथिंग, आपको जो कुछ भी मिला था वो सब वापस दो। इज दैट ओके? इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था पर आपने मटेरियल फैक्ट बताए नहीं। कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। है ना, वो आपने ब्रीच कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो पॉलिसी है वो कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे आर कैंसिलिंग द पॉलिसी। तो आप बोलोगे ना, चलो आप अगर मुझे इंश्योरेंस का कवर नहीं दे रहे हो, आप मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रीमियम का पैसा वापस लाओ। लेकिन ठीक है, ले लो वापस, बट प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस, ये वाला अमाउंट वापस मिलेगा। ओके, आपका पॉलिसी लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी एक्सपेंसेस किया था, आपका मेडिकल चेकअप करवाया था, ओके, कई सारी बार नहीं, बट ऐसा समझो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अगर कोई भी इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पास से आपके इनकम टैक्स रिटर्न डिमांड करता है। वाई सो, कि मुझे हर साल 10 लाख रुपए प्रीमियम पे करना है, ऐसी पॉलिसी चाहिए। ओके, बट आईटीआर से पता चला कि मेरी इनकम तो इतनी है ही नहीं लीगल। ओके, मैं इलीगली 50 लाख कमाता हूँ पर लीगली मैं सिर्फ 10 लाख कमाता हूँ। तो कोई भी प्रूडेंट इंसान होगा, वो जितना कमाएगा उतने का इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं भरेगा ना। गेटिंग द पॉइंट? मैं 10 लाख कमा रहा हूँ ऑन पेपर और मैं 10 लाख का प्रीमियम भरता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी कई सारी बात, चलो मान लो कि आपने आईटीआर नहीं भरे हैं, तो वो आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू या कोई भी टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू रिटर्न भरवाने का फैसिलिटी भी देते हैं, है ना? कि कोई बात नहीं, आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आप हमको डिटेल दे दो, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका इनकम का डिटेल है वो बता दो, हम आपको रिटर्न फाइल करवा के देते हैं। इंश्योरेंस एजेंट ये भी सर्विसेज देते हैं। तो उसका भी जो खर्चा हुआ होगा ना रिटर्न फाइलिंग का, सीए ने कुछ 500, 1000, 2000 रुपये चार्जेस लिया होगा, तो वो रिकवर करने के बाद जो प्रीमियम का अमाउंट बचता है वो आपको वापस मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
obligation of persons who has received advantage under void agreement or a contract that becomes void. Okay, compulsory क्या करना पड़ेगा? बाउंड टू रिस्टोर और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम whom he received. जो चीज लिया था वो वापस दे दो. ओके चलो, जो चीज लिया था वो वापस नहीं कर सकते, उसको हम कहीं पे यूज कर चुके हैं, तो उतने की इक्वल अमाउंट का कंपनसेशन पे करो. ओके, एग्जाम्पल देखो. A pays B rupees 1 lakh in consideration of B's promising to marry C, which is A's daughter. Okay? A ने B को 1 लाख रुपए देने का वादा किया और B ने ये प्रॉमिस किया कि मैं C के साथ शादी करूंगा जो एक ही डॉटर है. Now C is dead at the time of promise. Subject matter है ना, हमने पढ़ा था, याद हो तो. कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड. तो ए ने बी को जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो बी को वापस करेगा. इधर लिखा है ना, इज बाउंड टू रिस्टोर इट. जो भी बेनिफिट उसने लिया था वो सब वापस देना पड़ेगा. ओके, एनी डाउट? किसी को दिक्कत है तो पूछो. सर ये 64 और 65 में डिफरेंस क्या है? 64 और 65 में डिफरेंस क्या है? चलो एक वर्ड बता देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल. और ये कौन सा है? वॉइड. समझ में आया? यहाँ पे गोडाउन का एग्जांपल है कि आपने 12 मंथ्स का एडवांस रेंट पे कर दिया, बट उसको यूज किया 7 मंथ्स और उसके बाद गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो जिसने आपके पास से एडवांस रेंट लिया था वो आपको 5 मंथ्स का रेंट वापस करेगा. ओके, यू आर entitled to recover the rent for the unexpired term. Okay, इसी लाइन पे दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं. ये एक एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल है. और ये सेकंड एग्जांपल ये कहता है कि ए ने बी का घर परचेज करने का अग्रीमेंट किया. ए और बी ने अग्रीमेंट किया, ए बी का घर खरीदेगा 4 लाख रुपए में, और उसके लिए ए ने बी को डिपॉजिट दिया 40,000 रुपए, with a condition that the balance amount will be paid in 6 months. ओके, तो नॉर्मली जब भी हम कोई भी घर या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात करते हैं ना, तो सारा पैसा मोस्टली एक साथ नहीं दिया जाता. सम अमाउंट इज गिवन एज अ टोकन एंड बैलेंस अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स. ओके, तो जब पूरा पैसा नहीं दिया गया, द एंटायर अमाउंट इज नॉट पेड, तब ये बनता है अग्रीमेंट टू सेल. क्या बनता है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज अग्रीमेंट टू सेल. और जैसे ही पूरा पैसा दे दिया गया, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई, तो वो हम बोलते हैं ना दस्तावेज. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दस्तावेज, जिसको कन्वेयंस डीड या सेल डीड कहा जाता है. ओके, जब पूरा पैसा नहीं दिया है, टोकन अमाउंट दिया है, तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट टू सेल. पूरा पैसा दे दिया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, तो वो बनेगा कन्वेयंस डीड. तब नया डॉक्यूमेंट बनेगा. ये डॉक्यूमेंट
काम नहीं लगेगा, तब नया डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको बोलेंगे कन्वेंस डीड। नाउ एक तो लॉ भी है, और दूसरा आपने जब ये एग्रीमेंट किया था ना, तब उसको स्पेसिफाई किया था। क्या स्पेसिफाई किया था? कि अगर आप ये गिवन टाइम पीरियड में पैसा नहीं दे पाए तो आपका जो 40,000 का डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा। ओके, तो इन केस ए बी को 6 महीने के अंदर अंदर पैसा नहीं दे पाता है, देन बी इज एंटाइटल्ड टू फोरफिट द अमाउंट ऑफ 40,000। बी को वो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो मान लो कि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, फिर भी लॉ ये कहता है कि आपके पास ये राइट है कि आप फोरफिट कर सकते हो। हमको उसमें नहीं जाना है अभी कि आपके पास राइट था या नहीं था, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि बी ने वो अमाउंट फोरफिट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो बी को वो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द अमाउंट। ओके, कौन से केस में रिटर्न करना पड़ेगा और कौन से केस में रिटर्न नहीं करना है, वो समझ में आ गया? कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप किसी भी केस में ऐसा कर सकते हो, है ना। ये नॉर्मल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी आप ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने गिवन टाइम पीरियड में गुड्स सप्लाई नहीं किया तो हम आपका अमाउंट फोरफिट कर देंगे। ओके, आप बोलोगे सर आप तो परचेजर हो, आप कैसे सेलर को बोल सकते हो कि मैं आपका अमाउंट परचेज कर? आपको तो क्या करना पड़ेगा, परचेजर होगा उसको पेमेंट करना पड़ता है। इधर तो आप पेमेंट लेने की बात कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है थ्रू अ बैंक गारंटी। परचेजर ने सेलर को प्रॉमिस किया है और सेलर ने भी परचेजर को प्रॉमिस किया है, बट परचेजर ने सेलर को पेमेंट का प्रॉमिस किया है, सेलर ने परचेजर को गुड्स का प्रॉमिस किया है। परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस गारंटी। और पी दैट इज परचेजर ने क्लियर किया था कि अगर आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में मुझे गुड्स नहीं दे पाए तो मैं बैंक गारंटी इन्वोक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है कि मैं बैंक में जाऊंगा और इसको लिक्विडेट करवा के पैसा ले लूंगा, और बैंक लायबल है आपको पैसा देने के लिए। इन दैट केस द परचेजर is not required to refund the amount to seller। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ, जहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो कि अगर आप इस गिवन टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और जो भी पैसा लिया गया था या दिया गया था वो खत्म, उसका रीपेमेंट नहीं। ओके, मूविंग ऑन। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिजन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो वो बताना पड़ेगा। लिखा हुआ है देखो, रेसिजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जैसा हम ऑफर या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करते हैं वैसा कैंसलेशन का भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, लास्ट इज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ promisee to afford promiser reasonable facility। ओके, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके, ए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए आगे आता है, अटेम्प्ट करता है। ए अटेम्प्ट्स, पर बी उसको रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। रीजनेबल फैसिलिटी का मतलब क्या? कि ए को परफॉर्म करने के लिए जो सूटेबल कंडीशंस हैं वो अगर बी प्रोवाइड नहीं करता है तो ए फ्री हो जाएगा। ए वुड बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, वो पेंटर वाला, कि पेंटर पेंटिंग करने जाता है
पर जिसका घर है वो आप उसको पेंट करने अलाउ ही नहीं करता है, देन ए बिकम्स फ्री। ओके, एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूजेस टू लर्न, द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग। टीचर तो रेडी है सिखाने के लिए, बट अगर स्टूडेंट मना बोल दे सीखने से, okay, then the teacher cannot be held liable for teaching. Okay, और सेकंड केस ऐसा ही है, रिपेयर वाला। Now we are left with only last topic, that is called discharge of performance, sorry, discharge of a contract. डिस्चार्ज का मतलब लिखेंगे एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, देन बोथ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, इसमें कई सारे, अगर आप सिर्फ टाइटल पढ़ते हो वहां से समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है ना। ए ने गुड्स बेचने को कहा था, बी ने पैसे देने को कहा था। ए ने गुड्स दे दिया, बी ने पैसा दे दिया, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, तो अभी दोनों फ्री हो गए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हमने अभी देखा है ना, कि ए तो परफॉर्म करना चाहता है बट बी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी नहीं है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने पढ़ा ना अभी, कौन सा? नोवेशन, अल्टरेशन। ओके, नोवेशन मींस न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। चलो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, आगे ये सब हो ही गया है। इम्पॉसिबिलिटी में हमने दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी देखी थी, वन इज अ initial impossibility and subsequent, or we can say supervening impossibility. Supervening. Okay, so impossibility can be because of change in law, मैंने लीकर वाला एग्जांपल दिया था। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसके साथ शादी करनी थी उसकी डेथ हो गई, या तो हम जिस शिप का वेट कर रहे हैं है ना, वो शिप डूब गया है, पता है ना, ऐसा एग्जांपल दिया था। या तो नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड, मतलब फ्यूचर की किसी इवेंट पे डिपेंडेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और जो होने वाला है वो सर्टेन था। ओके, हम किसी फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इवेंट होगा वो श्योर था, बट किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इवेंट नहीं हो पा रहा है। अगर वो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ओके, द लास्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर, ये हमने देखा था। ओके, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लॉ ऑफ लिमिटेशन, कौन सा याद रखेंगे यहाँ पे? लॉ ऑफ लिमिटेशन। किसी ने मुझे चेक दिया और वो चेक टाइम बार्ड हो गया, तो बात खत्म। चलो फिर से ज्वाइन करो। ज्वाइन अगेन, आज इसको खत्म कर देते हैं।